Good evening, students. This is Bhanu Pratap Singh. In this lecture and last lecture of introduction part of RSC, we are going to cover the reversed Carnot cycle and its representation on PV and TS diagram. बेटा इसमें हम प्रतिवर्ती कार्नोट चक्र के बारे में देखेंगे और प्रतिवर्ती कार्नोट चक्र को हम आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं, यानी कि आदर्श प्रशीतन चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को यानी इस साइकिल को हम इसकी एनालिसिस देखेंगे। एनालिसिस के बाद हम इससे रिलेटेड सीओपी इसकी निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि निष्पादन गुणांक। उसके बाद हम एक तो न्यूमेरिकल करके ये पहला चैप्टर समअप करेंगे या फिनिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पीवी और टीएस डायग्राम अगर मुझे दिखाने हो तो पीवी और टीएस डायग्राम को समझते हैं। देखिए जरा, मान लेते हैं ये हमारा प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम, वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, और जस्ट यहाँ पे टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम है, यानी कि टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी। तो नाम से ही इसको रिवर्स्ड क्यों कहते हैं, प्रतिवर्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, यानी कि प्रोसेस 1 to 2, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है। 1 to 2 हमारा क्या है, आप देख सकते हैं एंट्रोपी कांस्टेंट है, जो 1 की है वही 2 की है। तो मैं कह सकता हूँ 1 to 2 आइसेंट्रोपिक, लेकिन आइसेंट्रोपिक तो टीएस में दिख गया। पीबी में क्या देखेंगे? तो पीबी में बेटा कंप्रेशन देखेंगे, यानी कि 1 to 2 क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। 1 to 2 कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन कंप्रेशन कैसा है, एंट्रोपी स्थिर है, नियतांक है, कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूँ जो प्रोसेस 1 to 2 है क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एंट्रोपी सेम है 1 और 2 की, आइसेंट्रोपिक यानी कि सम एंट्रोपिक, और कंप्रेशन यानी कि संपीड़न। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 2 to 3 क्या होगा देखते हैं। प्रोसेस 2 to 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी कि जो टेम्परेचर 2 का होगा वही टेम्परेचर 3 का होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो T2 है वही T3 है, और यही बेटा हायर टेम्परेचर है, T हायर है। ठीक है, तो 2 to 3 क्या है, आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि उसकी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो 2 to 3 आइसोथर्मल। तो लिखिए आइसोथर्मल। ये कहाँ मिला हमको, टीएस में मिला। अब यहाँ पर क्या होगा, तो आइसोथर्मल 2 to 3 कंप्रेशन, 2 कंप्रेशन होता है, सम तापीय संपीड़न, यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन 2 to 3 हो गया। अगेन 3 to 4 देखते हैं। तो 3 to 4 में बेटा ये आइसेंट्रोपिक होता है, और आइसेंट्रोपिक यानी कि हम कहें यहाँ देख सकते हैं 3 to 4 S3 इज इक्वल टू S4। तो हम कहेंगे आइसेंट्रोपिक। क्यों? क्योंकि सम एंट्रोपिक कहेंगे। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी सेम है 3 और 4 की। तो आइसेंट्रोपिक ये कहाँ से मिला, ये तो हमें मिल गया टीएस में। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा बेटा। एक्सपेंशन होने का मतलब क्या, विस्तार होगा। विस्तार होगा तो देख सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा वॉल्यूम क्या हो रहा है इस पर। फिलहाल टेम्परेचर समझते हैं। एक्चुअली बेटा वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो जो वॉल्यूम 3 है वो वॉल्यूम 4 हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा और दाब घट जाएगा, विस्तार होगा। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब विस्तार, आइसेंट्रोपिक का मतलब सम एंट्रोपी, विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। 4 to 1 में क्या हो रहा है, तो 4 to 1 में देखिए जरा, ये यहाँ से यहाँ तक साइकिल कंप्लीट हो रही है। 4 to 1 में क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप, टेम्परेचर सेम है, यानी कि एक सेकंड बेटा, यानी कि जो टेम्परेचर 1 का है वही टेम्परेचर 4 का है, और वही लोअर टेम्परेचर है। तो कह सकता हूँ आइसोथर्मल, चारों और एक की टेम्परेचर समान है। तो आइसोथर्मल समतापीय, आइसोथर्मल क्या होगा बेटा, एक्सपेंशन ये भी हो रहा है,
विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन कहाँ से मिलेगा, विस्तार कहाँ से मिलेगा, तो देखिए जरा यहाँ पर 4 to 1 है ना, एक्सपेंशन हो रहा है। तो यानी कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट पे एक्सपेंशन है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंट्रोपिक कांस्टेंट, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यानी कि दो इसमें रिवर्स कॉर्नर साइकिल में दो बातें हैं। पहली कि दो आइसेंट्रोपिक है, मतलब दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और दो प्रोसेस आइसोथर्मल है। टेम्परेचर कांस्टेंट है दो प्रोसेस का एंट्रोपी कांस्टेंट है। और तीसरी बात कि दो कंप्रेशन है, और चौथी बात कि दो एक्सपेंशन है। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन मिल क्या रहा है, अगेन 1 to 2 में हम जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो आइसेंट्रोपिक कह दे रहे हैं। 1 to 2 में जा रहे हैं तो ये कंप्रेस कर रहा है, देखिए कंप्रेस कर रहा है, तो वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम कहाँ पहुँच रहा है, V2 पहुँच रहा है, और पहुँचना भी चाहिए। वही दाब P1 से दाब कहाँ पहुँच रहा है बेटा, P2 पहुँच रहा है। तो जब भी कोई चीज़ संपीड़ित करेंगे तो दाब बढ़ेगा, आयतन घटेगा, और हो भी रहा है। 1 to 2 में दाब बढ़ रहा है, आयतन घट रहा है, तो कंप्रेशन है। और आइसेंट्रोपिक 1 to 2 यहाँ से है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 2 to 3 आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो 2 to 3 में आइसोथर्मल कंप्रेशन है। कंप्रेशन अभी भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि 2 to 3 में देखेंगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो 2 to 3 में भी कंप्रेशन है। कौन सा, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। 3 to 4 में एक्सपेंशन है, क्यों, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, दाब घट रहा है, विस्तार हो रहा है, तो 3 to 4 आइसेंट्रोपिक है, और 3 to 4 एक्सपेंशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 4 to 1 अगेन एक्सपेंशन, क्यों, क्योंकि फिर से आयतन बढ़ रहा है और दाब घट रहा है, तो 4 to 1 तो एक्सपेंशन है, और 4 to 1 यहाँ पर आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कोई डाउट है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ें। इसकी हम COP निकाल लेते हैं। तो COP निकालने के लिए एक और ब्लैंक पेज को ऐड करते हैं, उसके बाद देखते हैं, या रहने देते हैं, ऊपर हो जाएगा। इसकी COP जरा चेक करते हैं। तो COP क्या होगी बेटा, इसकी COP अगर हम निकालें तो COP यहीं से समझ लो बेटा। COP कैसे निकालेंगे, ठीक, हम देख रहे थे इसकी COP निकालने का तरीका, ठीक। तो प्रोसेस 2 to 3 को अगर हम देखें, जो प्रोसेस 2 to 3 था हमारा, उसको अगर देखें, मैं इससे रिलेट करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। जो प्रोसेस 2 to 3 है बेटा, जो प्रोसेस 2 to 3 है, यानी कि 2 से 3 तक क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 से 3 तक, 2 से 3 तक जो ऊष्मा है बेटा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। जो 2 से 3 तक है वो क्या हो रहा है, वहां पे मुझे निकालना है। दो तरह के प्रोसेसेस हैं, एक 2 to 3, डिस्टर्ब कर रहा है यार पूरा, एक 2 to 3 प्रोसेस है, और एक प्रोसेस 4 to 1 है। जो 2 से 3 है उसमें अगर ऊष्मा निकालें 2 से 3 में, तो ऊष्मा क्या होती है, तापमान और एंट्रोपी का अंतर। तो तापमान 2 to 3 पे क्या होगा, जरा देखिए, तापमान 2 to 3 पे सेम होगा बेटा, यानी कि T हायर, T2 T3 सेम होगा। 2 से 3 तक तो तापमान कांस्टेंट है, रखिए उसको, यानी कि क्या, S1 माइनस S3, चाहे T2 रख दो चाहे T3 रख दो, क्या रखूँ, T3 रख लो, S1 माइनस S3, 1 to 3, है ना। बेटर ये है कि मेरे ख्याल से, अब मैंने S1 क्यों यहाँ पे लिखा, क्योंकि S1 और S2 भी सेम है, तो चाहे S2 T2 माइनस T3, या फिर ऐसे कर लीजिए T2 या T3 S2 माइनस S3, क्योंकि S2 ही S1 है। नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूँ, यहीं पे देखो। जो प्रोसेस 2 to 3 देखना, Q2 to 3, Q2 to 3 कैसे निकलेगा ऊष्मा, ऊष्मा क्या होता है, तापमान और एंट्रोपी का परिवर्तन। एंट्रोपी परिवर्तित क्या हो रही है, तापमान क्या है 2 से 3 में, तो चाहे T2 लिख दूं या फिर T3 लिख दूं। एंट्रोपी क्या यहाँ से कहाँ तक बदल रही है बेटा, तो एंट्रोपी देख लो, 2 to 3 में क्या हो रहा है, S2 माइनस S1 कर लो, या फिर
S2 माइनस S3 कर लूँ या S1 माइनस S4 कर लूँ, क्योंकि दोनों बराबर है, S1 S2 बराबर है, S3 S4 के बराबर है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, चाहे जो कर लो, यहाँ से क्या मिल जाएगा, S1 माइनस S2। और जब S1 माइनस S2 मिल जाएगा बेटा, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है इसलिए परेशानी हो रही है। होता है बेटा कभी कभी, आखिर विंडोज़ ही हैं, हैंग करने लगते हैं। मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए बस। जो प्रोसेस 2 to 3 है क्या होगा, T3 या T2 कर लो, S1 माइनस S3 या S2 माइनस S4, 3 4 इक्वल है, S1 S2 इक्वल है, जूल पर किलोग्राम होगा। लेकिन हमने कहा T3 भी T2 के बराबर है, तो T2 भी रख सकते हो। प्रोसेस 4 to 1 में क्या होगा, वही T1 कर लो या T4 कर लो, S1 माइनस S3, क्यों, क्योंकि S1 S2 के इक्वल है, S3 S4 के इक्वल है। तो किया गया कार्य क्या होगा, अगर मैं COP की बात करूं तो COP क्या होता है बेटा, COP होता है अवशोषित ऊष्मा, यानी निष्पादन गुणांक क्या होती है, अवशोषित ऊष्मा बटे किया गया कार्य। अभी इस डायग्राम में अवशोषित ऊष्मा क्या होगी, तो इस डायग्राम में बेटा यही जो है हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, यही अवशोषित ऊष्मा होगी, और किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो अवशोषित ऊष्मा क्या होगी यहाँ पे, तो अवशोषित ऊष्मा यहाँ पे हो जाएगी बेटा कि हीट एब्जॉर्ब्ड यानी QA। तो किया गया कार्य क्या होगा, कितनी ऊष्मा निष्कासित हो रही है, कितनी ऊष्मा का निकासन हो रहा है। ये थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊष्मा का निकास कितना हो रहा है, कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रही है, इन्हीं दोनों का अंतर ही किया गया कार्य होगा। यानी कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड, यानी कि वर्क डन क्या होगा, हीट रिजेक्ट कहाँ से कर रहा है, Q2 to 3 में कर रहा है। देख लीजिए Q2 to 3 में ये हीट को रिजेक्ट कर रहा है। 2 से 3 में ही ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, 2 से 3 में ही ऊष्मा रिजेक्ट हो रही है, यानी कि Q2 to 3 क्या है, ऊष्मा का निष्कासन है। और Q1 to 4 या 4 to 1 प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो 4 to 1 होगा। 4 to 1 में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, QR क्या हो रहा है, 2 to 3 हो रहा है। यानी कि मैं बात करूं 2 से 3 में क्या हो रहा है, तो 2 से 3 में बेटा ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। और Q4 to 1 में क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और इन्हीं दोनों का अंतर ही हो जाएगा क्या, वर्क डन, यानी किया गया कार्य कितना, हीट रिजेक्शन माइनस हीट एब्जॉर्प्शन। अब मैं बात करूं Q2 to 3 में क्या होगा, तो Q2 to 3 को निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे हम, सिंपल सा, चाहे T2 लिखो चाहे T3, यानी कि मैं लिखूं तो T3 S2 माइनस S3, S2 माइनस S3। मैं बात करूं कि Q4 to 1 क्या होगा, तो Q4 to 1 क्या हो जाएगा बेटा, 4 से 1 में, तो चाहे T1 लिखो चाहे T4 चाहे TL, T1 लिख लो और क्या हो जाएगा ये S1 माइनस S4। तो यही बात हम वहाँ पे रखने जा रहे हैं बेटा, यही बात हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं, T2 S1 माइनस S3, T1 S1 माइनस S3, ठीक है। S1 माइनस S3 कॉमन है, ले लो, T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये किया गया कार्य होगा। अवशोषित ऊष्मा क्या हो जाएगी, तो अवशोषित ऊष्मा जो है बेटा हीट एब्जॉर्ब, जैसा कि मैंने बताया कि 4 to 1 है वर्क डन, हीट एब्जॉर्ब अभी हमने देखा T1 S1 माइनस S3, और वर्क डन क्या होगा, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, तो वर्क डन भी हमने निकाला T2 माइनस T1 S1 माइनस S3, S1 माइनस S3 S1 माइनस S3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से S1 माइनस S3 S1 माइनस S3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा T1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, तो COP निकल जाएगी, क्योंकि T1 ही T लोअर है और T2 ही T हायर है। देख लो यहाँ पे T1 ही T2 ही T हायर है, T2 T3 T हायर है, T1 T4 T लोअर है, ठीक है ना। तो ये लोअर और हायर का कॉन्सेप्ट यहाँ से है, तो COP इसकी निकल जाएगी, निष्पादन गुणांक निकल जाएगा। T1 क्या है, निम्नतम तापमान है, लोएस्ट टेम्परेचर है, और T2 क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर है, उच्चतम तापमान है, ठीक है। तो कुछ नोट के पॉइंट्स हैं बेटा, उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट्स ये है हमारा, ये कहता है फर्स्ट पॉइंट कि सभी प्रतिवर्ती चक्रों में COP समान होती है। मतलब अगर कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो रिवर्सिबल है तो उसकी COP समान होगी, लेकिन कब, जब वो सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहा है, यानी कि क्या,
सभी प्रतिवर्ती चक्रों में COP समान होती है यदि वे समान ताप पर परिचालित होते हैं। ऑल रिवर्सिबल साइकिल हैव द सेम COP इफ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर बिटवीन देम आर सेम। अगर उनके परिचालन जो तापमान है अगर वो समान है तो सारे रिवर्सिबल साइकिल की COP समान होती है। दूसरा कि कॉर्नोट रिवर्स कॉर्नोट के केस में यानी कि प्रतिवर्ती कॉर्नोट चक्र में रिवर्सिबल कॉर्नोट साइकिल में बेटा जो है वो जो COP है वो कभी भी वर्किंग फ्लूइड यानी कि रेफ्रिजरेंट पर निर्भर नहीं करता। यानी COP डज नॉट डिपेंड ऑन वर्किंग सब्सटेंस और वर्किंग फ्लूइड इन केस ऑफ रिवर्सिबल कॉर्नोट साइकिल। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहे हैं तो वो उसका फंक्शन ही नहीं है रेफ्रिजरेंट का। यानी कि रिवर्स्ड कॉर्नोट साइकिल में जो COP है वो रेफ्रिजरेंट का फंक्शन नहीं है। यानी कि COP प्रशीतक पर निर्भर नहीं करेगी, प्रशीतक द्रव पर निर्भर नहीं करेगी। बार बार रेफ्रिजरेंट को कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बता दूं बेटा। देखो, जो हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं उसकी हिंदी होती है प्रशीतक द्रव। रेफ्रिजरेंट प्रशीतक द्रव होता है जो प्रशीतन में रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होता है, जबकि रेफ्रिजरेटर जिसको हम शॉर्ट में फ्रिज भी कहते हैं, रेफ्रिजरेटर बेटा ये प्रशीतक होता है। ठीक है, प्रशीतक द्रव रेफ्रिजरेंट, प्रशीतक रेफ्रिजरेटर। तो COP रिवर्स कॉर्नोट साइकिल की रेफ्रिजरेंट पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और कि कूलिंग के लिए जो COP होती है 0 से इनफाइनाइट होती है, हीटिंग के लिए जो COP होती है 1 से इनफाइनाइट होती है। तो एक छोटा सा टॉपिक आपका और कवर करने जा रहे हैं और वो है कि प्रशीतन एवं वातानुकूलन के प्रमुख उपयोगी क्षेत्र। मतलब कि जो रेफ्रिजरेशन है और जो एयर कंडीशनिंग है उसके मेन इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन एरिया कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला एरिया क्या है बेटा कि जो आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है, जो आवासीय भवन है, उनमें एयर कंडीशनिंग के लिए, वातानुकूलन के लिए और भी इस्तेमाल होता है। जैसे जो औद्योगिक भवन है वहाँ पे एयर कंडीशनिंग के लिए यानी कि वातानुकूलन के लिए। और थर्ड पॉइंट है हमारा शक्ति संयंत्रों, जो पावर इक्विपमेंट्स हैं, जो पावर डिवाइसेस हैं, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग के लिए, क्योंकि हीट जनरेट होती है तो उनके लॉसेस हो जाएंगे, वो वियर एंड टियर होकर के ब्रेक हो जाएंगे। मोटर गाड़ियों एवं यातायात का वातानुकूलन यानी कि जो मोटर व्हीकल है और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वहाँ पर भी AC का हम इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल हम करते हैं। कुछ और है, जैसे फूड इंडस्ट्री की बात करें तो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में जो खाने पीने की खाद्य सामग्रियां हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनको स्टोर करने के लिए और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। और भी बेटा कि जो फल और सब्जियां हैं वो खराब ना हो जाए, उनको स्टोर करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन का। एयर कंडीशनिंग का अभी तो नहीं कहीं कहीं मॉल में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसके लिए रेफ्रिजरेशन ही देते हैं, प्रशीतन ही देते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, प्रशीतक का। और प्रोसेसिंग जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जो ऐसे वो खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं उनके प्रोसेसेस के लिए हम रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड टेम्परेचर पे ही बन पाती हैं। इसीलिए हम कुछ जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी प्रक्रियाओं में भी हम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रशीतन संयंत्र में या संयंत्र के द्वारा जो अवशोषित उष्मा है, यानी कि जो गिवन डेटा क्या है हमारा, दिया गया मान क्या है बेटा, गिवन डेटा क्या है, दिया गया मान, गिवन डेटा है बेटा हमारा जो उष्मा अवशोषित है, हीट एब्जॉर्ब्ड है, वो कितना है 160 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो जब भी अगर प्रति किलोग्राम दे दे तो उसको हम कभी भी कैपिटल Q से डिनोट नहीं करते हैं। उसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न है बेटा, जो Q है स्मॉल QA, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पर किलोग्राम, यानी कि जो उष्मा है अगर वही उष्मा प्रति, यानी कि हम उसके द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं तो उष्मा की यूनिट जूल या किलो जूल, किलो तो फैक्टर है 10⁻³ का, तो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त होती है। तो Q/m को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Q से, स्मॉल Q से। खैर समझने के लिए ये ठीक है। 160 किलो जूल है और किया गया कार्य दिया है जिसको अवशोषित करने के लिए 80 किलो जूल का कार्य करना पड़ता है, यानी कि जो किया गया कार्य कितना है 80 किलो जूल, यही है प्रति किलोग्राम है।
इसको भी कैपिटल डब्ल्यू से नहीं, स्मॉल डब्ल्यू क्या बताता है कि डब्ल्यू पर यूनिट मास, ठीक है, कार्य करना पड़ रहा था। तो उस कार्य करना पड़ा या पड़ रहा है, तो उस संयंत्र का निष्पादन गुणांक COP, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है बेटा, क्या होगा COP, हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क डन। तो हीट एब्जॉर्ब किलो जूल हो या दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए तभी होगा, या ऐसे कर लो किलो जूल पर किलोग्राम, और इसको भी स्मॉल डी कर लो, यानी कि किलो जूल पर किलोग्राम। तो हीट एब्जॉर्ब कितना है, 160 किलो जूल प्रति किलोग्राम का उष्मा अवशोषण कर रहा है, 80 किलो जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो इसकी COP बेटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि निष्पादन गुणांक इसका क्या होगा, तो इसका निष्पादन गुणांक बेटा 2 होगा, जो हमें पता चल जाएगा। एक और खूबसूरत सा सवाल करते हैं। हाँ ठीक है, एक कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल है जो क्या कर रहा है बेटा, 270 पर अवशोषित करता है उष्मा को, मतलब 270 केल्विन। पहले तो डायग्राम बना लें तो शायद बेहतर समझा सके। गिवन डेटा दिया गया मान, TS डायग्राम बनाते हैं, उसी में प्लॉट हो जाएगा। ज़्यादातर TS डायग्राम ही बनाएंगे रिवर्स कार्नोट का। टेम्परेचर और एंट्रोपी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, 1 to आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 to 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो कह रहा है एक कार्नोट प्रशीतन चक्र उष्मा को 270 किलो पर अवशोषित करता है। हीट एब्जॉर्ब कहाँ से हो रहा है बेटा, तो हीट एब्जॉर्ब बेटा यहाँ हो रहा है ना। तो कितने डिग्री पर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब है, अवशोषित कर रहा है कितने तापमान पर, 270, यानी कि ये हमारा लोअर टेम्परेचर है, यानी कि T1, T4, TL, ये कितना है 270 केल्विन पर अवशोषित कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा 300 केल्विन पर उष्मा का निष्कासन करता है, यानी कि हीट को रिजेक्ट कौन कर रहा है, 2 to 3 हीट रिजेक्शन है, कितने डिग्री सेल्सियस पर या केल्विन पर, तो बेटा ये 300 केल्विन पर, यानी कि T3 और T2 कितना है, यही T हायर है और ये है कितना 300 केल्विन, ठीक है। निष्कासन करता है। निम्न को ज्ञात करें, तो पहला फाइंड आउट करना प्रशीतन चक्र का निष्पादन गुणांक, यानी कि COP। ये क्या है, कहा है इसने, देखिए प्रशीतन चक्र नहीं दिख रहा है इस पेन से, लो प्रशीतन चक्र कहा है बेटा, रेफ्रिजरेशन है, तो COP भी किसकी होगी, रेफ्रिजरेशन की होगी या रेफ्रिजरेंट की होगी। सेकंड वन कह रहा है यदि चक्र में उष्मा का अवशोषण यानी कि हीट एब्जॉर्ब यदि 1130 किलो जूल प्रति मिनट पर सेकेंड, नहीं बेटा प्रति मिनट दिया है, या अवशोषण हो रहा है 270 केल्विन पर, तो इसका तापमान कितना है 270 केल्विन पर हो रहा है, हीट का एब्जॉर्ब होना भी चाहिए। तो हीट एब्जॉर्ब दे दिया है 1130 किलो जूल पर मिनट। तो पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है बेटा कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि क्या वर्क डन क्या होगा, दूसरा पूछा है वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन जिसमें भी बता लीजिए किलोवाट या किलो जूल पर मिनट में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखते हैं, तो बेटा सबसे पहले कि जो एक सेकंड, थोड़ी सी सेटिंग गड़बड़ हो गई है, बस लास्ट स्लाइड है बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है दिया गया मान अभी हमने देखा कि T1 कितना है 270 और T2 कितना है 300 केल्विन, हीट एब्जॉर्ब कितना है 1130 किलो जूल पर मिनट। तो COP निकालना है, वर्क डन निकालना, वर्क डन किलो जूल पर मिनट में भी निकाल सकते हैं या किलोवाट, किलोवाट का मतलब क्या किलो जूल पर सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो COP क्या होगी, हम जानते हैं COP क्या होती है, पहला पार्ट निकाले। तो COP क्या होता है बेटा, अवशोषित उष्मा हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क इनपुट, या फिर कह लो टेम्परेचर के टर्म में क्या T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। COP किसका, रेफ्रिजरेंट का, अगेन कह रहा हूँ। तो सबसे पहले कोई भी एक टर्म देख लेते हैं, टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर से ही निकाल लेते हैं पहले COP। तो COP क्या हो जाएगी, T लोअर कितना 270 केल्विन दिया है, हायर टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, माइनस लोअर टेम्परेचर कितना है 270 केल्विन दिया है, ये कितना होगा 270/30, यानी कि आसपास आपका आ जाएगा 9, आसपास क्या एग्जैक्ट 9, ठीक है 100। तो आपका COP 9 आ गया। फिर से इसी को उठाओ, यानी कि क्या COP इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क डन, वर्क डन ही निकालना है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब कब हो, जब हीट एब्जॉर्ब कितना हो बेटा, तो हीट एब्जॉर्ब बताया था उसने दिया था 1130 पर,
1130 रख दो, यहाँ COP 9 रख दो, W आ जाएगा, यानी कि W बराबर क्या 1130/9, 1130 डिवाइडेड बाई 9, ये आ जाएगा आपका बेटा 125.5 यूनिट किलो जूल पर मिनट था, तो किलो जूल पर मिनट में ही आएगा। आपको चाहिए पर सेकेंड में, तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 125.5/60, ये आ जाएगा आप किलो जूल पर सेकेंड। और किलो जूल पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, किलोवाट, किलो का मतलब 10⁻3। तो ये आ जाएगा आपका जो वर्क डन होगा, किया गया कार्य होगा बेटा, और वो किया गया कार्य आपका 2.0916 किलोवाट हो जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे 125.5 को 60 से, 60 किस लिए, पर प्रति मिनट दिया था, हमें चाहिए प्रति सेकंड, तभी तो किलो जूल प्रति सेकंड ही किलोवाट होगा। तो हम कह देंगे कि वो 2.09 अप्रॉक्स 2.09 किलोवाट होगा। तो हमें कार्य पूछा था कब, जब 1130 किलो जूल उसमें अवशोषित करता हो, या 1130 किलो जूल प्रति मिनट की उसमें अवशोषित करता हो। तो हमें कार्य पूछा था, हमने बता दिया। और हमसे उसने एक चीज़ और पूछी थी कि COP, तो COP दोनों तरह से निकाल सकते थे, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब भी नहीं पता था, वर्क इनपुट भी नहीं पता था, तो हमें टेम्परेचर के लिए जाना पड़ा कि लोअर टेम्परेचर अपन हायर माइनस लोअर। अगर यही हीट पंप होता तब कैसे COP निकालते, अगर यही हीट पंप होता तो इसको क्या करते, ऊपर का टेम्परेचर हायर कर देते, T हायर अपन T हायर माइनस T लोअर, और उसको 1 इफिशियंसी ऑफ इंजन भी कहते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया है, और भी जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे हमने उसको कवर करने की कोशिश की है इस चैप्टर में। ये बेटा अभी इंट्रोडक्शन था, अब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी कि VCRAS शुरू होगा। तो वो सेकेंड यूनिट है आपका, सेकेंड चैप्टर है, उसमें हम काफ़ी डीप में स्टडी करेंगे। ये अभी RAC का इंट्रोडक्शन था। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पे समअप करते हैं, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा फिर अगले बार में। थैंक यू।